बेटों की लाशें देखकर शबनम जोरों से रोने लगी। आवाज सुनकर मोहल्ले भर के लोग वहां आ पहुंचे। डॉक्टरों को भी बुलाया गया। चांद हर बात के लिए दौड़ रहा था। शबनम की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। कई दिनों से अपना भी होशो हवास नहीं रहा था। ये खबर पाकर शबनम का भाई भी अपनी बेटी को लेकर वहीं आ पहुंचा। 2 महीने वो यहीं बना रहा। अब उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। उधर नौकरी और यहाँ पर बहन भांजी। वहां ऐसी जगह नहीं थी कि बहन भांजी को भी साथ रख सके। सोहा और अपनी बेटी वहीदा की पढ़ाई का वह इंतजाम भी मुश्किल था। वह दोनों को पढ़ाने की तमन्ना रखता था। भयानक चीख का खौफ सारे मोहल्ले में पसर गया। शबनम तो हवा की सरसराहट से भी कांप उठने लगी थी। समय के साथ सब तो सामान्य होने लगा। वहीदा और सोहा आपस में खूब हिल मिल चुकी थी। आखिर शबनम और बच्ची की पढ़ाई का ख्याल रखते हुए उसके भाई ने फैसला किया कि वहीदा भी अब यहीं रहेगी। देखो शबनम, जो लिखा है वो तो होकर रहना है। मौत तो आगे हम सभी मजबूर हैं। मैं नहीं जानता कि काली बिल्ली और वह भयानक चीख तथा सिसकियां क्या है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी पीर फकीर से इस बात पर बातचीत कर सकूं और मालूम करूं कि आखिर यह मनहूस आवाज आखिर हमारे पीछे ही क्यों पड़ी है, कहीं और क्यों नहीं जाती। जरूर यह कोई बुरी रूह है, भाई ने कहा। गमजदा हुआ चांद भी उस वक्त वहीं पर बैठा हुआ था जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे। कुछ दिन वहां पर रहकर भाई वापस चला गया। अब्बू के जाने के बाद वहीदा वहीं पर रह गई। उसकी उम्र तब रही होगी कोई 7 बरस। वहां रहने वाले चांद की उम्र कोई 15 बरस थी। चांद को काम करते देख वहीदा को तरस आता था कि वह इतना काम करता है। इतनी छोटी बच्ची काम अपने आप ही कर लेती थी। कपड़ों को सहेज कर रखना, जूते दीवार के सहारे रख देना, खाने व चाय के बर्तन। इतनी छोटी बच्ची इतना सारा काम करती थी और सारे बर्तन बावर्ची खाने में ठीक से लगा देती थी। ऐसा सब काम वह करती फिरती थी। सोहा के सोने या कहीं पड़ोस में चले जाने पर वह चांद के पास जा पहुंचती थी। मैं आपका हाथ बढ़ा दूं चांद भाई? पहले पहल चांद उससे कटा कटा सा रस्मी वास्ता रखने तक ही रहा, लेकिन जब वहीदा पूछती ही रहती थी उसने चाय पी या नहीं, खाना खाया या नहीं, बल्कि अपने हिस्से का खाना भी चांद को दे देती थी। यह सब देखकर चांद का रवैया बदलने लगा। वहीदा के लिए वह आहिस्ता आहिस्ता सहज होता गया। उससे वह बातें भी करने लगा था। वह उससे कहती रहती थी, नारियल तोड़िए चांद भाई, नारियल की मिठाई बनाइए चांद भाई। चांद भाई आपको थकान हो गई होगी, अब सो जाइए। चांद उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहता था और उसकी हर फरमाइश को पूरा करने में लगा रहता था। आप कैसे कपड़े पहनेंगे चांद भाई? ईद पर वहीदा ने पूछा। तुम्हारे लिए मैं कपड़े और चूड़ियां दिलाऊंगा, कपड़े बच्चे पहनते हैं। उसे कुछ देर देखने के बाद चांद ने कहा। सुनकर वहीदा खुश हो उठी और यह बात उसने सोहा को भी बताई। तो वह आंखें सिकोड़ कर बोली, चांद मुझे तो भाता ही नहीं है। तब वहीदा ने कहा, उससे तुम ठीक ही बर्ताव नहीं करती। चांद एक दिन बातों ही बातों में बोला कि वहीदा तो कोई राजकुमारी सी दिखती है। जैसे ही राजकुमारी शब्द शबनम के कानों में पड़ा तो वह एकदम खौफजदा हो उठी। एकदम उसने चांद से कहा कि यह नाम मुसलमानी नहीं है। तब चांद ने कुछ ऐसे अंदाज में उसे देखा कि शबनम की आंखें झुक गई। वक्त बीत रहा था। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा तुम्हें कौन पसंद है? बातों बातों में एक दिन चांद ने वहीदा से सवाल किया। आप और सोहा, उसने तपाक से जवाब दिया। सहज भाव से चांद ने पूछा, दोनों में से ज्यादा किसे? सच में तो बस तुम। फिर सोहा को कैसे कहा तुमने? चांद ने आश्चर्य से पूछा। अपने अब्बू के पास तो मैं अकेली थी। सोहा के बिना फिर यहाँ भी मैं अकेली रह जाऊंगी। वह भी मेरी प्यारी सहेली है। तुम सीधी सच्ची और मासूम बच्ची हो। मैं समझता हूँ कि तुम किसी से कभी फरेब नहीं करोगी। मैं बस तुम्हें ही प्यार करता हूँ। मानो सब कुछ समझ गई हो। इस अंदाज में वहीदा ने सर हिलाया, जबकि उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। अच्छा, मुझे काम भी करना है, चलो यहाँ से टलो, एक मीठी झिड़की देते हुए चांद ने कहा। ऐसे किसी मौके पर भी वहीदा वहीं पर डटी रहती थी और उसके कामों में दखल देती रहती थी। जाकर खेलो, देखो तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, उदासी भरे लहजे में चांद ने कहा। चांद की भराई आंखों को वह देखती ही रह गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। आज फिर चांद का दिमाग तनाव से भरा था। वह अंदर बाहर चक्कर काट रहा था। शबनम का भी दिल बैठा जा रहा था। वह थोड़े थोड़े वक्त के बाद आसमान को देख रही थी। चांद शाम के वक्त घर से बाहर निकलने लगा तो जल्दी से शबनम ने कहा, आज चांद की 27 तारीख है, घर में ही रहो चांद, डर लग रहा है हमें। बाहर जाते चांद ने शबनम की तरफ जाने कैसी निगाह डाली। फिर वह बोला, फिक्र ना करें, कुछ नहीं होना है। मुमताज भी यही है, मुमताज और सोहा को साथ साथ बिठाए रखें। शबनम को एहसास हुआ कि आज शायद वहीदा का नंबर ना आ जाए। उसने वहीदा को गोद में छुपा लिया और रात भर आयतें पढ़ती रही। रात चैन से बीत गई, बल्कि सभी रातें ऐसे ही जाने लगी। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए थे। इस दौरान वह भयानक चीख कभी भी सुनाई नहीं दी। सोहा और वहीदा बीए कर चुकी थी। सोहा ने तो आगे पढ़ने से तौबा कर ली, लेकिन वहीदा यूनिवर्सिटी चली गई।
इकराम नामक एक युवा वहीदा के ताल्लुकात उससे बनते चले गए। वह बड़ा ज़हीन लड़का था। वह दोनों एक दूसरे से इतने पास आते चले गए कि उन्होंने शादी का फैसला भी कर डाला। आज तक भी चांद उसी घर में मौजूद था, बल्कि एक समझदार मर्द हो चुका था। अभी भी उसकी वहीदा से वैसी ही समझ चली आ रही थी। वहीदा उसे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी और चांद भी उसे जरूरी बात पर ही मशवरा देता था। ऐसे तो वह हर बात सोहा को भी नहीं बताती थी। इकराम के बारे में सुनकर चांद पहले तो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, वह तुम्हें वाकई चाहता है या सब झूठ मूठ का प्यार है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, वो मुझे हकीकत में चाहता है। चांद ने कहा, धोखा तो नहीं देगा वो? वहीदा बोली, अरे नहीं। उसकी आवाज में विश्वास भरा था। अपने बारे में क्या कहती हो? वहीदा सब बातें भूलकर हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि चांद की आवाज में उदासी और आंखें में ऐसी वहशत दिख रही थी कि जिसको बयान करना मुश्किल है। आपने भी किसी से धोखा खाया है चांद भाई? वहीदा ने पूछा। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, वहीदा ने कहा। भला क्यों? क्योंकि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। अभी तो इकराम को परख कर देखूंगा मैं। इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि वह इस लायक है कि या नहीं, और फिर आगे जैसे तुम्हारी मर्जी होगी तुम जानो। चांद अभी तक इकराम से मिल भी नहीं पाया था कि सोहा ने शबनम को सब कुछ बता डाला। पता करने पर इकराम और वहीदा के बीच जाति का फर्क निकला। शबनम ने फौरन अपने भाई को बुला भेजा। इकराम के अपने से नीची जात का होने की बात अपने भाई से ज्यादा शबनम उठा रही थी। शबनम ने वहीदा को डांटा था तथा इकराम को बुरा भला भी कहने लगी। उनके हर कोसने पर चांद भी उनकी तरफ नफरत से देखता था। इकराम से शादी पर वहीदा ने जोर दिया तो अब्बू और बुआ दोनों उसके आड़े आ गए। सोहा भी वहीदा के खिलाफ हो गई। यह बात जब इकराम के बाप ने जानी तो कह दिया कि ऐसी शादियां तो बेशर्म लोग करते हैं। यहाँ तक कि उनके खिलाफ जाकर शादी करने पर उन्होंने जान तक लेने की धमकी भी दे डाली। वहीदा दिन भर पड़ी रोती रही। रात भी ऐसे ही गुजरती थी। खाना पीना भी उसने त्याग दिया था। चांद उसे हिम्मत देता, देखो कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। कुछ परेशानियों के बाद जिंदगी बढ़िया गुजरेगी। इकराम से शादी करने के एवज में आखिर मुझे क्या खोना होगा चांद भाई? वहीदा ने दुखी स्वर में पूछा। तू तो सिर से पैर तक मोहब्बत का एक बुत है। तेरी शादी इकराम से ही होनी है। उसके साथ मोहब्बत का तुझे ठीक सिला मिलेगा। तेरे दिल में पल रही पाक मोहब्बत तुझे जीवन की नियामतें बख्शेगी। बचपन से बड़ी मासूम पाया है मैंने तुझे। मैं कैसा बेचैन हूँ तुझे शायद बता नहीं पाऊंगा। मैं तेरी मोहब्बत में लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। उसी का कायल होकर मैंने बहुत इंतजार किया है। खैर तेरा भला ही होगा, वहीदा को उसने भरोसा दिया। अक्सर चांद की उदासी और समझ में ना आने वाली उसकी बातों से वहीदा परेशान हो जाती थी। इकराम और वहीदा दोनों के अब्बू में तकरार शुरू हो गई। कैसे भी मामला सुलझ नहीं रहा था। एक रात अचानक सोहा जोर से चिल्लाई तो वहीदा उठ बैठी। वह चीखे तो बीती बात हो चुकी थी। इस बारे में वहीदा के अब्बू का कहना था कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग से उन्होंने ताबीज पढ़वाया था और उस ताबीज की बरकत से हमेशा के लिए उस आफत से छुटकारा मिल गया है। लेकिन आज सोहा की चीख गूंजी तो बीती भूली यादें सारी ताजा हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।